नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं आपकी दरअसल शाम रंगीन करने के बजाय थोड़ा गमगीन करने वाला हूं, क्योंकि बात ही ऐसी है। आप में से बहुत से लोग अभी आईपीएल मैच देखने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैच मूच को छोड़िए। शतकीय पारी अगर देखनी है, मजबूती अगर देखनी है, अगर साझेदारी देखनी है, तो वो आपको पेट्रोल और डीजल की देखनी चाहिए। शतकीय पारी खेल रहे हैं, रोज दाम बढ़ रहे हैं, पर यह ताली बजाने की बात नहीं है, यह जेब खाली हो रही है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम 30 पैसे, डीजल के दाम 35 पैसे। 4 दिन पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था, तब कहा था कि इनमें खेल हो रहा है कि तू डाल डाल में पात पात, और यह खेल जारी है। अक्टूबर 10वां दिन है इस महीने का, 9 बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, और 28 सितंबर से अब तक पेट्रोल के दाम 11 बार बढ़ चुके हैं, और इजाफा मामूली सा इजाफा ₹2.95। पता भी नहीं लगा, 12 दिन में 3 रुपए दाम बढ़ गए पेट्रोल के, और डीजल के ₹3.95। यानी कि डीजल हो गया है 4 रुपए महंगा। दिल्ली में शतक मार दिया था कुछ दिन पहले पेट्रोल ने। श्री गंगानगर में तो अब ये ₹116.18 पहुंच गया है। भोपाल में ₹112.69, जयपुर में ₹111.23, मुंबई में ₹110.12। तो 110 पार है पेट्रोल, और डीजल भी 100 पार है। श्री गंगानगर ₹106.86, भोपाल ₹101.96, जयपुर ₹102.31, मुंबई ₹100.66। और पूरे साल का हिसाब दूं, हिसाब किताब रखना चाहिए ताकि सनद रहे, सरकार भी संज्ञान ले, क्योंकि 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार बनी थी। इस नारे पर एक अहम भूमिका निभाई थी, इस नारे ने कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनवरी में ₹2.59 पेट्रोल के दाम बढ़े, फरवरी में ₹4.87, मार्च में 61 पैसे और अप्रैल में 16 पैसे। कोई दरियादली नहीं दिखा रहा था, वो चुनावी मौसम आ गया था। असम में, पश्चिम बंगाल, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु में चुनाव थे, 5 राज्यों में। जनता को खुश रखना था। 2 मई को नतीजे आ गए, तो मई में 4 मई से इजाफे की शुरुआत हुई तो ₹3.83, जून में ₹4.58, जुलाई में ₹3.83, अगस्त सितंबर में $20 कच्चे तेल की कीमत घटी। तो दाम नहीं घटे, पर इजाफा कम हुआ। 35 पैसे अगस्त में, 15 पैसे सितंबर में, और अक्टूबर में अभी 10 दिन में ही जो मैंने आपको बताया ₹2.5 हो चुके हैं। ₹2.95 28 सितंबर से। कुल मिलाकर 9 महीने 10 दिन में ₹20.97, ₹21 पेट्रोल महंगा हो गया है 9 महीने 10 दिन में, और डीजल ₹18.95, यानी कि ₹19 महंगा हो गया है 9 महीने 10 दिन में। और इसकी मार जो आम आदमी पर पड़ती है, यह सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, आज गैस की बात नहीं करूंगा। दिसंबर से अब तक ₹305.50 रसोई गैस महंगी हो चुकी है। सीएनजी महंगा हो गया है, जिससे माल भाड़ों में आग लग गई है। 30% से ऊपर माल भाड़े हो गए हैं। सब्जियों पर इसका असर दिखने लगा है। ₹80 टमाटर, ₹50 से ऊपर प्याज, 50 से नीचे अब कद्दू और करेला बच गए। सब सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं। त्योहारों का यह सीजन है, जेब हल्की हो रही है।
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये रिकॉर्ड साझेदारी बढ़ती जाएगी क्या? पिच पर टिके रहेंगे क्या पेट्रोल और डीजल? और इन सब के बीच एक और अहम खबर आ रही है और इसके दो पक्ष हैं। हकीकत है क्या या सियासत हावी है? मैं बात कर रहा हूं बिजली की। त्योहारों का सीजन, घर जगमगाते हैं, लेकिन क्या देश की बिजली गुल होने वाली है? और यह आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की, एक चिट्ठी लिखी बाकायदा प्रधानमंत्री को, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि जी 2 दिन का स्टॉक बचा है, बिजली गुल हो जाएगी। और मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसी बात कही है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। आज सुबह ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टाटा पावर और बाकी डिस्कॉम और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें लताड़ लगाई, गेल को भी, कि ये क्या वाहियात एसएमएस भेज रहे हो लोगों को कि बिजली कट सकती है। उन्होंने कहा ऐसा कोई संकट नहीं, राजनीति हो रही है, वैचारिक शून्यता आ गई है, कांग्रेस में कोई मुद्दा नहीं मिलता, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। यह ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं। लेकिन पलटवार किया मनीष सिसोदिया ने। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को आगाह किया है बिजली की कमी को लेकर। ऊर्जा मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ये तो वही बात कर रहे हैं जो कोरोना में जो दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सरकार ने कहा कहां ऑक्सीजन की कमी, कि जैसे ऑक्सीजन की कमी नहीं मान रही थी वैसे ही बिजली की कमी नहीं मान रही है सरकार। 135 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कोयले पर चलते हैं, उनमें से 134 के पास खुद सरकार मान रही है कि 4 दिन का कोयला बचा है। और कोयले की कमी की भी कई वजह हैं। इस बार जो मॉनसून हुई, मॉनसून ने बेड़ा गर्क किया। जहां से कोयला खदानों से निकाला जाता है वहां पर भारी पानी का भराव हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कोयले की कमी महसूस की जा रही है। पर यह संकट है क्या या सियासत हावी है? इसका साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसकी बानगी देखने को मिल रही है। आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं नोएडा में बैठा हूं, यहां भी बिजली कटनी शुरू नहीं हुई, लेकिन बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां पर बिजली की उपलब्धता लगातार उसमें कमी महसूस की जा रही है। गांवों में 18 के बजाय 11 घंटे अब बिजली आ रही है, तहसीलों में 21.5 घंटे के बजाय 17 घंटे, और बुंदेलखंड खास में 20 के बजाय 14 घंटे की ही आपूर्ति हो रही है। पंजाब में भी यह कमी महसूस की जा रही है। राजस्थान में गांव में, तहसीलों में 9वां दिन हो गया है 5 से 7 घंटे की कटौती बिजली में की जा रही है। तो वही मैंने कहा, रंगीन नहीं शाम को, थोड़ा गमगीन कर रहा हूं, पर यह हकीकत है। ऐसी बातों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी हो जाती है। सिवाय राजनीति, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा ऐसे मुद्दे भी हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं, जिनका सरोकार आपसे है, और उसी पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले सुनिए आर.के. सिंह क्या कह रहे हैं, पलटवार क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, और बनारस से क्या हुंकार भरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सुनिए। हमारे पास रिजर्व है, अगर उनको चाहिए तो और ले लेते हैं। हमारे पास रिजर्व है, दिल्ली के लिए रिजर्व है 1000 मेगावाट। अब हुआ क्या हम बताते हैं। ये गेल के इनका एक गैस का प्लांट है, कुछ 100 मेगावाट का होगा बवाना में, तो उसको गेल से गैस मिलता है। अब गेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस प्लांट का, ये प्लांट है दिल्ली सरकार का, तो प्लांट के साथ जो करार है गैस सप्लाई करने का, वो शायद 10 या 11 को समाप्त हो रहा है। पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। 100 रुपए का पेट्रोल
90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 आज 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, और कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे पेट्रोल और डीजल, और देश की बिजली होने वाली है गुल। यह हकीकत है या सियासत फुल? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे। अभी जो प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, कुछ दिक्कत आई है, लेकिन हम एक विकल्प का इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता, और दो विशेषज्ञ, दो अर्थशास्त्री विजय सरदाना और शरद कोहली मेरे साथ जुड़ गए हैं। और शुरुआत आज मैं विशेषज्ञों से करता हूं। तो विजय सरदाना, ये आईपीएल में शतकीय पारी पर तो हम ताली बजाते हैं, पर ये पेट्रोल डीजल की शतकीय पारी नहीं, इंडिविजुअल भी शतक मार रहे हैं। और यह सिलसिला क्या निकट भविष्य में थमता दिख रहा है आपको? देखिए संदीप जी, जो आपने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए सवाल है। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अगर हम पिछले 2 महीने का भी ट्रेंड देखते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों में वृद्धि नहीं हुई। तो अगर इस समय लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार को दोबारा अपना जो भी फॉर्मूला और जो भी पॉलिसी है जिसके कारण ये रेट बढ़ रहे हैं, उस पर दोबारा चिंतन की जरूरत है कि क्या ये फॉर्मूला या अप्रोच जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ले रही हैं, अगर आपने उसको लिबरलाइज भी कर दिया है तो क्या वो उचित है। क्योंकि जितना आपका पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा, उससे जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, जब वो बढ़ता है तो परचेजिंग पावर घटती है। और जब परचेजिंग पावर घटती है तो आम आदमी का वेलफेयर पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो जो हम करना चाह रहे हैं इस देश में, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था और उस पॉलिसी डिसीजन के कारण आम आदमी को अगर फर्क आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसको रिव्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को आंकड़े सारे रखने चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से सरकार टच में होगी। यह भी सोचना चाहिए कि कहां पे एक लिमिट हो, उसके आगे सरकार इंटरवेंशन करे कि इसके आगे अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, आम आदमी की परचेजिंग पावर अगर कम होती है, जैसे हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि एक लेवल के बाद इंटरेस्ट रेट काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इसी तरह से अगर फ्यूल प्राइस एक लेवल तक जाते हैं और उसके बाद और बढ़ते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और ये बात हमें समझनी होगी और इस पे एक दोबारा पॉलिसी मंथन की जरूरत है। और मेरा निवेदन है सरकार से इस पे इमीडिएट नहीं, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है? देखिए, बाजार के हवाले है, ये मान लेते हैं हम तर्क। हालांकि मैंने इसलिए आंकड़े बताए। नहीं, एक सेकंड सुनिए ना विजय भाई। देखिए, इसलिए मैंने मार्च अप्रैल में बताया 61 पैसे 16 पैसे बढ़े। बाजार के हवाले तब भी था, पर 5 राज्यों में चुनाव आ जाते हैं तो बाजार कहीं गायब हो जाता है। पर दरअसल यहां पर क्या है कि 100 रुपए अगर आप फर्ज कीजिए कीमत मान लें, दाम मान लें पेट्रोल के, उसमें से 32 रुपए 90 पैसे तो एक्साइज ड्यूटी है। और इस एक्साइज ड्यूटी में भी पहले तो जब 3 रुपए 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी 7 साल पहले पेट्रोल पर, तो उसमें से 1.25 रुपया राज्यों के पास जाता था, बाकी केंद्र के पास रहता था। अब तो लगभग 32 रुपए केंद्र के पास जा रहे हैं और 85-90 पैसे राज्यों के पास जा रहे हैं। तो यह एक्साइज ड्यूटी पिछले साल भी बढ़ाई, 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है। 10 रुपए एक मुश्त बढ़ा दिए गए थे पिछले साल। यह एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाओगे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई आग नहीं लगी है तेल की कीमतों में, लेकिन हमारी जेब में आग लगी हुई है। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप आंकड़ा देखें तो अगर मैं पिछले जुलाई अगस्त का भी आंकड़ा देखता हूं तो उसमें भी गिरावट आई है। अगर मैं पूरा एवरेज लेता हूं अगस्त का, तो एवरेज है अगस्त का वो जून के बराबर है। जुलाई में ऊपर गया था, फिर जून अगस्त में नीचे आया।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप, मानता हूं मैं कि आपको तेल आयात करना है, डॉलर का डिवैल्यूएशन होता है, आपका आयात महंगा होता है, मैं मान रहा हूं इस बात। सरकार कितना बोझ उठाएगी ये भी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन एक बात ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि जब एक लिमिट से ज्यादा अगर फ्यूल क्राइसिस आता है या प्राइस दाम बढ़ते हैं तो वो एक काउंटर प्रोडक्टिव होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। माल भाड़े बढ़ गए हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन आंकड़ों को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो इससे कंजम्पशन घटेगी, जब कंजम्पशन घटेगी तो आपका जीएसटी घटेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, ये एक इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। तो मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं इस पे एक दोबारा मंथन की जरूरत है कि किस तरह से ये जो बढ़ता हुआ तेल का दाम है ये इकोनॉमी पे काउंटर इफेक्ट ना करे, इसको इमीडिएटली यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आम आदमी भी अब ये कह रहा है, जो वाजपेयी साहब कहा करते थे दूसरे संदर्भ में, कि पानी अब सर से ऊपर चला गया है। बिल्कुल, देखिए हर जगह आम आदमी तो रिएक्ट करेगा ना, आम आदमी की भी एक इनकम तो नहीं बढ़ी उस हिसाब से। हाँ। अगर आम आदमी की इनकम उस हिसाब से बढ़ती होती तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन जब मेरी इनकम नहीं बढ़ रही और नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो मैं उसको कट कर सकता हूं, लेकिन अगर एसेंशियल आइटम्स की कॉस्ट बढ़ने लगती है तो वो आम आदमी को चुभती है। इसीलिए हम कहते हैं जब सब्जी या खाने के दामों की महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी परेशान होता है, लेकिन पिक्चर हॉल की आप टिकट बढ़ा दो, कार की रेट बढ़ा दो, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके लिए नॉन एसेंशियल। तो जब एसेंशियल चीजों पे रेट बढ़ते हैं तो उसका असर आम आदमी पे चुभता है। नॉन एसेंशियल पे आप बढ़ा दीजिए, वहां पे आप जीएसटी एक्साइज बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं एक लिमिट के बाद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत है, और सीधा गणित है। मैं ये नहीं कह रहा 100 लीटर आप पेट्रोल आप और मैं उतना खर्च हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है शरद, लेकिन 21 रुपए साल में, या मैं कहूं 9 महीने 10 दिन में पेट्रोल के अगर दाम बढ़ गए, 10 लीटर भी महीने में आपका खर्च है, तो सीधा गणित है ना कि 210 रुपए बढ़ गए, 305 रुपए 50 पैसे महीने में एक सिलेंडर तो खपत हो जाती है, वो बढ़ गया। ये छोटा छोटा करके ही खर्चा कितना एक आम आदमी का बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कहती है जी जन कल्याणकारी नीतियां हम अपना रहे हैं। इनका हवाला कब तक दिया जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है संदीप। मैं पहले आपने जो कितना बढ़ जाता है वो बता देता हूं। आम आदमी का बजट पेट्रोल डीजल की वजह से, एलपीजी की वजह से, और जो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है एसेंशियल गुड्स पर, खान पान की चीजें, उस पर करीब करीब 25% एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बजट बढ़ चुका है। पहली बात तो यह है कि 25%, तो उससे उसकी सेविंग्स घट गई है, उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है, जो जाके वो सामान खरीदता है जो जरूरी खर्चे। मुझे इसमें संदीप एक बात और जोड़नी है कि सड़क पे बढ़ता हुआ ट्रैफिक कहीं सरकार को यह भुलेखा तो नहीं दे रहा कि भाई लोग जो है सड़क पे इतना ट्रैफिक है तो लोग अपना गाड़ियां चला तो रहे हैं, गाड़ियां बिक भी रही है, क्योंकि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाया। एक बात, और दूसरी बात, कोरोना के बाद लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ना करके अपने वाहन का प्रयोग करना शुरू किया। हाँ, तो और ये 10 लीटर तो मैंने बहुत हल्का उदाहरण दिया, 50 लीटर तो खर्च हो जाता है ना, बिल्कुल दिन में 1.5 लीटर तो हो जाता है। 50 लीटर मानोगे, अगर 21 रुपए दाम बढ़े हैं तो सीधा गणित है कि 1050 रुपए आपके एक आम आदमी के जो मोटरसाइकिल चलाता है उसकी भी खर्च बढ़ गया। बिल्कुल संदीप, और 97% लोगों की इनकम, नेट इनकम जिसको हम कहते हैं, वो घटी है। हाँ। वो घटी है, तो ऐसे में इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है सरकार को संदीप पेट्रोल डीजल को अब बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। वो समय आ गया है कि आप या तो टैक्सेस को रिवर्स करिए। अगर आप $80-82 आपको पिंच कर रहा है, नहीं, वो तो कह रहे हैं देश हित में हो रहा है। हम शौचालय बना रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं। देश हित की एक लिमिट है, आपको अब उसको जीएसटी में आप नहीं ला सकते। देशद्रोही करार हो जाओगे कि देश हित की भी एक लिमिट है। आपकी अगर जीएसटी में सहमति नहीं बन रही है तो आपको टैक्सेस रिवर्स करने पड़ेंगे। स्टेट और सेंटर को बैठ के नहीं, एक के बाद एक कारण बताए जाते हैं जी। ऑयल बॉन्ड छोड़ गए मनमोहन सिंह। अब यह बात आम दर्शक को आसान भाषा में मैं समझाना चाहूंगा कि 1,34,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे, उन पर जो ब्याज अभी तक भरपाई हुई है वो 71,000 करोड़ की है, और कमा लिए सरकार ने 23 लाख करोड़। भाई ऐसा ऑयल बॉन्ड मुझे दिला दो शरद।
और मैं संदीप बिल्कुल ये ऑयल बॉन्ड की जिससे बात, मैं इतनी कमाई कर सकूं ऑयल बॉन्ड इनसिग्निफिकेंट और रोना भी रोता रहूं। वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, ये गणित बिल्कुल स्पष्ट है। पर महंगाई जो बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के अलावा, आप कहें तो मैं सिर्फ 30 सेकंड उस पर भी फोकस करूंगा कि अभी आपने परसों रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ध्यान से सुनी मैंने, उन्होंने ये कहा कि 13 लाख करोड़ का लिक्विडिटी ओवरहैंग है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई जिस टाइम नोटबंदी हुई थी, मैं आपके साथ था 2016 में, मुझे याद है उस समय 17,97,000 करोड़ का कैश इस इकोनॉमी में घूम रहा था। आज वो कैश 30 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ये जो आपको कैश और लिक्विडिटी की ओवर सप्लाई हो गई है, कम सामान को ज्यादा पैसा चेस कर रहा है, और पैसा उनकी जेब में नहीं है जो कि निम्न वर्ग है, गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है। ये पैसा कहीं और जाके इकट्ठा हो गया है। शक्तिकांत दास ने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बहुत ही वो सख्त लहजा कभी भी आरबीआई के गवर्नर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बड़े ही एक कंटिन्यूअस टोन में बोला जाता है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को आगाह किया, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये तेल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, ये महंगाई डायन को न्योता दे रही है। बिल्कुल, ये इन्फ्लेशन के लक्ष्य को पहुंचने में ये बाधा बन सकती हैं, और मुझे लग रहा है सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आज आपके सबसे बड़े सवाल का संज्ञान अगर नहीं भी ले रहे हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो इस टाइम सबसे ऊंचे पद पे हैं फाइनेंशियल सर्कल में। सीएनजी के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पीएनजी के दाम बढ़ गए, बचा क्या है? अगर आप मेरे ऊपर छोड़े संदीप, मेरे ऊपर छोड़े, मैं तुरंत सरकार की एक कमेटी का गठन करूं, बल्कि एक मंत्रालय का गठन करूं, और मैं एक आदमी के बजट के, एक आम नागरिक के घर के बजट का विश्लेषण करूं, उसमें देखूं कि कितना पैसा उसका खर्च हो रहा है, क्या वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाने में, क्या वो आगे अपने खर्चे करने में समर्थ रहेगा, कितनी उसकी सेविंग्स हो रही है। बहुत डिटेल में संदीप एक आकलन करने का समय आ चुका है। त्योहारों का मौसम भारी पड़ने वाला है आम आदमी पर। बिल्कुल भारी पड़ने वाला है। दिवाली, बिजली तो चली जाएगी, जेब भी ना चली जाए कहीं साथ में, ये खतरा खड़ा हो गया है। मुझे लग रहा है तुरंत इसका संज्ञान लेके सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए। अब वो समय आ चुका है, अब वो समय आ चुका है। लेकिन ये राजनीतिक आम सहमति क्यों नहीं बन पाती आलोक शर्मा? जीएसटी काउंसिल सबसे माकूल जगह नहीं है क्या कि जीएसटी में ले आओ तो 100 रुपए का पेट्रोल सीधा आपका 32 रुपए के करीब वो घट जाएगा, क्योंकि 60 रुपए तो टैक्सेस में जा रहे हैं। 60 रुपए की जगह 28 रुपए जाएंगे तो 32 रुपए बच गए। तो सीधा गणित है ना कि 68 रुपए का आपको पेट्रोल मिलना लगेगा। संदीप भाई, मैं सबसे पहले तो जीएसटी की ही बात कर लूं। जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसला होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, और राज्यों की वहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर्स रहते हैं, और बीजेपी के शासित राज्य ज्यादा हैं, तो किसी भी दूसरे से बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया कि जो आज एक्साइज ड्यूटी लग रही है पेट्रोल डीजल पर लगभग 35 रुपए के करीब, वो उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है 32 रुपए 33 रुपए के करीब वो केंद्र सरकार अपने पास रखती चली जा रही है, जबकि ये पहले ऐसा नहीं था। ये परसेंटेज 20% से 80% पे हो गया कि पहले कम से कम राज्यों को अपना हिस्सा ज्यादा मिलता था। जीएसटी का 2-2 साल 3-3 साल का बकाया है। डीजल के ऊपर सबसे पहले इस सरकार ने आते ही फ्री किया 2014 में, और डे टू डे बेसिस पर रेट ऊपर नीचे होंगे जुलाई 2017 में। तो आज ये सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, मोदी जी की देन है। एक कहावत थी ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार। अब एक कहावत आ रही है, अब तो डीजल भी 100 के पार। आज हालत यह है कि 97% लोगों की इनकम घट रही है। 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, और ऊपर से लगातार महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई केवल यहां तक नहीं है, फल और सब्जियों पर प्रभाव तो देखा ही, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और तमाम चीजें किस तरह से बढ़ रही हैं। अगर वो बढ़ती रहेंगी तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चरमरा जाएगा। ये लोग, भाजपा के लोग, नेपाल का और बांग्लादेश का और पता नहीं कहां कहां का एग्जाम्पल देते थे, आज कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने एक्साइज ड्यूटी से कमाया है पिछले 7 साल में, और आज हालत यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। आप ऑयल बॉन्ड्स के पीछे छुपते हैं जिनकी शुरुआत अटल जी ने की थी। सड़कों की अगर बात करें तो आज सड़कों के ऊपर जो टैक्स है 2.5 रुपया प्रति किलोमीटर, आज एनएचएआई तमाम जगह पर टोल लगा कर वसूल कर रही है। और इसका सीधा सा कारण यह है संदीप भाई कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नोटबंदी इस देश का भट्टा बटाएगी, नहीं माना। जीएसटी का मेरा सवाल राजनीतिक आम सहमति पर था आलोक शर्मा।
ठीक है, बहुमत से फैसला होता है जीएसटी काउंसिल में, एक नैतिकता का तकाजा होता है ना कि एक नैतिक दबाव बनाए। आपके मुख्यमंत्री, आपके वित्त मंत्री जो आते हैं जीएसटी काउंसिल में, वो दबाव क्यों नहीं बनाते? वो भी तो ये कह रहे हैं ना जी, जीएसटी में नहीं ला सकते पेट्रोल डीजल को, यही तो जरिया बचा है हमारे पास कमाई का। देखिए, मुझे लगता है कमाई का जरिए की जहां तक बात है, जीएसटी का जो शेयर है अगर वो प्रॉपर मिलेगा तो राज्य सरकार नहीं कहेंगे। क्या बीजेपी के राज्य सरकारें तैयार हैं? नहीं है, क्योंकि राज्यों को भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें देनी है। एक तरफ अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा, दूसरी तरफ जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलेगा, तीसरी तरफ आप इसको जीएसटी में ले आए तो उसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राज्यों की तो मजबूरी है। अगर उनकी मजबूरी को केंद्र सरकार दूर कर देगी तो राज्य कोई भी मना नहीं करेगा। नहीं, आम आदमी की अपने घर की अर्थव्यवस्था चलाने की कोई मजबूरी नहीं होती। मतलब केंद्र अपनी मजबूरी रोएगा, राज्य सरकारें अपनी रोएंगी। अरे भाई, आम आदमी की भी तो सुन लो। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा है उसमें मेन कौन सी पॉलिसीज हैं? पेट्रोल और डीजल का 65 दिन तक अगर चुनाव आता है तो प्राइस नहीं बढ़ता है। आज सरदाना साहब कह रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए। किसको सोचना चाहिए? सरकार को। सरकार की स्वामित्व है इन कंपनियों के ऊपर। आप कभी तो कंपनियों के ऊपर डाल दें, कभी किसी के ऊपर डाल दें। आप भी यही बात कह रहे हैं, विजय सरदाना भी यही। राजीव जेटली राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। राजीव जेटली, मतलब और कितनी सहे पेट्रोल डीजल की मार? सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं संदीप जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं और उम्मीद की जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि ओपेक की जो मीटिंग हुई थी उसमें अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाते तो शायद पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं रियायत मिलती। लेकिन ओपेक की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो डीजल और पेट्रोल है उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे बहुत लोगों को सफर करना पड़ा, काफी देशों को सफर करना पड़ा, जिसमें भारत भी एक देश है। लेकिन भारत एक बड़ा योगदान इस बात को लेकर भी दे रहा है कि हम एक डेवलपिंग देश हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी और भारी मात्रा में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। संदीप जी, आप तो उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं। हमें पता है कि हम यहाँ से लेकर के मेरठ तक जाने में एक प्रोजेक्ट होता था, 3.5-4 घंटे तक भी आप मेरठ जाने में लगते थे, जो सफर आज आपका लगभग 35 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये केवल मेरठ की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। नहीं, एक बात समझाइए, जब ये आप जन कल्याणकारी नीतियों पर आ जाते हैं। 1 मिनट देखिए आलोक, बीच में नहीं बोलते भाई मेरे शो में। मैं हूं ये काम करने के लिए। आप ही का सवाल अभी पूछूंगा। आप कहते हैं जन कल्याणकारी नीतियां जी चला रहे हैं। एक चीज बताओ राजीव जेटली, ये सड़क बनाने का जो हमेशा तर्क दिया जाता है, कोई गाड़ी खरीदते हैं उसमें वन टाइम रोड टैक्स होता है ना। 15-20 लाख की गाड़ी ली, 3 लाख रुपए का तो रोड टैक्स एक बार ले लिया आपने। उसके बाद जो आलोक शर्मा कह रहे थे टोल टैक्स, वो क्या और कोई आकर भरता है? 2 रुपए 35 पैसे प्रति किलोमीटर में टोल टैक्स भरूं। उसके बाद आपका तुर्रा ये कि पेट्रोल डीजल इसलिए बढ़ा रहे हैं कि सड़क बना रहे हैं। अरे भाई, सड़क के नाम पर कितनी जगह जेब काटोगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी मकान जब खरीदा जाता है, अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप उस मकान को नहीं खरीद पाते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी बैंक से बोरो करते हैं या आपके पास अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें करने के लिए। अगर दोनों ही चीजें नहीं है तो आप मकान नहीं खरीद सकते और आप किसी मकान मालिक से ये नहीं कह सकते कि मैं इसका किराया दूंगा और उसके बाद ये मकान मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपना पैसा लगाना पड़ता है। 50 रुपए का टोल टैक्स या 100 रुपए का टोल टैक्स जब से वो शुरू होता है उससे पहले वो सड़क का निर्माण हो चुका होता है। उसके लिए हमें फंड चाहिए होते हैं। आलोक शर्मा, बीच में नहीं बोलेंगे आप, वरना मैं स्क्रीन से हटा दूंगा। बोलिए राजीव जेटली। और दूसरी तरफ मैं केवल ये सड़क का एक मैंने एग्जांपल दिया, केवल सड़क नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई बिजली है। बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर बिजली के ऊपर तो हम 70 साल तक चुनाव लड़ते हुए आए हैं कि बिजली आएगी, बिजली जाएगी, अगली बार आएंगे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, कितनी जगह आप कि जी हम सड़क बना रहे हैं या जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं उस नाम पर, तो फिर 200 रुपए कर दीजिए ना सीधा पेट्रोल। बात ही एक बार खत्म करो। देखिए, एक पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर डिबेट होगी तो इसका नहीं, पेट्रोल डीजल पर क्यों 305 रुपए 50 पैसे बढ़ गए गैस की कीमत, सीएनजी बढ़ गई, पीएनजी बढ़ गई, बचा क्या है? आप मुझे ये बताइए ना। मैं आपसे यही बात बता रहा हूं कि अगर हम डिबेट करेंगे, देखिए हम ग्रो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके चैनल के ऊपर, और आप तो सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं, इकोनॉमी की आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं इस बात को। लगभग हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, लगभग 51% की बढ़ोतरी हुई है। अब देश आगे
तरक्की की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा फिलहाल। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे थे। बहुत पीछे का मतलब, अगर हम अपने तो आम आदमी की कितनी जेब कटेगी? देखिए, आम आदमी की जेब में ही जा रहा है, आम आदमी की जेब में ही आम आदमी का पैसा जा रहा है। हाँ, अगर ये पैसा किसी आदमी की जेब में जा रहा होता, किसी नेता की जेब में जा रहा होता और उसका पैसा दूसरे देशों के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा होता, तब तो ये हम कह सकते हैं कि डिबेटेबल सब्जेक्ट था। लेकिन ये पैसा आम आदमी के लिए ही खर्च हो रहा है, आम आदमी की नहीं, जरूरतों आप के तो लिए कहा खर्च हो करते रहा है। थे 2014 से पहले बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब तो 74 रुपए पेट्रोल के दाम थे, आज 116 रुपए आ गए हैं हनुमानगढ़ में। तब संदीप जी, हमारी गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहती थी, अच्छा। ऑन रहती थी और धुआं फेंकती थी, क्योंकि आगे चलने के लिए सड़क नहीं होती। देखिए, फिर वही जो ये आंकड़ों के साथ, जब आंकड़े, आपको मालूम है मेरे पास आंकड़े ठीक ठाक रहते हैं, 8 से 9% जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 2013-14 में। आज की तारीख में, कोरोना काल को भूल जाइए, कोरोना से पहले आखिरी तिमाही 2019-20 की, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2020, क्या थी विकास दर? 3.2। 6.8 से घटते घटते 8 तिमाही में वो 3.2 आ गई थी। मेरे ख्याल से संदीप जी, अभी आपने खुद ही पढ़ा होगा, मुझे लगता है कल ही आपको पता होगा कि जो नौकरी.com करके एक वेबसाइट है जो बार बार अपना सर्वे सामने रखती है, उसने ये बात बताया है कि लगभग 50% नौकरी के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ हुई है, आईटी के अंदर हमारी ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी ग्रोथ हुई है। अरे पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करोगे तो ग्रोथ हर जगह दिखेगी ना भाई। राजीव भाई, ये आसान इकोनॉमिक्स है, मैं आपसे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रोथ हुई है। देखिए, मैं आपको इस बात, अच्छा, ग्रोथ हुई है, ठीक है, पर एक ये जो राजनीति हो रही है, आरके सिंह कहते हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, बुंदेलखंड में 6-6, 7-7 घंटे बिजली कट रही है, पंजाब में कट रही है, राजस्थान में, तो क्या बिजली गुल होने के कगार पर है क्या, या ये कोरी सियासत है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये बात रखी थी कि मेरे पास कोयले की शॉर्टेज है, जब उन्होंने ये बात रखी थी, आपको पता है कोयले का एक ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन में हर प्रदेश को पार्टिसिपेट करना होता है और अपना एस्टीमेट भी देना होता है। अरविंद केजरीवाल जी पूरा ब्रीफ करते, उसको डिटेल में बताते तो हम उसको बता सकते थे, और इसका ही जवाब आरके सिंह जी ने दिया है, विस्तार से दिया है कि किस तरीके से कोयला हमारे पास उपलब्ध है। और कोयले की कमी नहीं, बिजली गुल नहीं होने वाली है, त्योहारों का सीजन है, क्योंकि कोयले की कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर आप ये बात करते हैं तो दूसरे प्रदेशों के साथ भी कंपेयर करना चाहिए, बाकी प्रदेश भी आपके नहीं, दिल्ली में कमी नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी कमी नहीं है, या गांव देहात में कमी महसूस की जाने लगी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली जो है, कंपैरिजन करके देखेंगे तो बिजली का जो रेट है, रेट का मतलब मेरा जो, मैं रेट की बात ही नहीं कर रहा, बिजली में कटौती हो रही है क्या? मैं रेट का मतलब रुपये से नहीं कह रहा हूँ। बिजली की जो अवेलेबिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश में तो लोगों के पास, अगर अमीर आदमी होता था जो जनरेटर खरीदता था, और अमीर आदमी नहीं होता तो गांवों में 18 के बजाय 11 घंटे, तहसीलों में 21.5 घंटे के बजाय 17 घंटे बिजली मिल रही है। ये कोरा फसाना है, हकीकत नहीं है। देखिए, बिजली मिल रही है, मैंने आपसे बताया हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास बिजली की कमी मैं आज की बात कर रहा हूं, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपसे कुछ और बता रहा हूँ। बिजली की कमी कभी भी नहीं थी, अगर कमी थी तो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, कमी थी तो उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की थी, और उस कमी को हमने पूरा किया है। हमने तो कोई कमी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? तो रीना गुप्ता, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री और आप ये क्या बरगला रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि बिजली गुल हो जाएगी जी, 2 दिन का हमारे पास कोयला बचा है? संदीप जी, ये सिर्फ दिल्ली ने नहीं कहा है कि बिजली की, कोयले की कमी है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां तक मध्य प्रदेश तक के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि कोयले की कमी है। तो उससे पहले मतलब ये देखिए ना, आपकी कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे ये जो केंद्र सरकार है ये विफल होती जा रही है।
हमारे देश में जितनी हमें बिजली चाहिए उसकी 3.5 गुनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन आज की तारीख में चाहे आप कोयले के कारखाने देख लीजिए, कोयले से जो बिजली के कारखाने हैं, चाहे आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वो देख लीजिए, सब बिलो कैपेसिटी काम कर रहे हैं। तो अगर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको ही आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिजली की कमी तो होने ही जाएगी। दूसरी बात, जहां तक कि महंगाई का जो आप पहले डिस्कशन कर रहे थे, तो एक तो नियत होती है और एक नीति होती है। इस सरकार की नियत ही नहीं है कि वो महंगाई के मुद्दे पे काम करे। चुनाव से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय जो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, गैस सिलेंडर की कीमत है, वो सब इतनी हिस्टोरिकली हाई चली गई है कि कभी देश के इतिहास में हुआ ही नहीं। और जहां तक कि नियत की बात, आप देखिए संदीप जी, चाहे देश का युवा हो चाहे किसान हो, सबकी हालत बुरी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विकास किसका हो रहा है। जो ये बार बार ये जो बेचने की कोशिश की जाती है, ये नैरेटिव कि जो आप टैक्स दे रहे हैं उसमें देश का विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है मुझे बताइए। युवा बेरोजगार है, 30 लाख जो वो कह रहे हैं, Naukri.com का आंकड़ा बता रहे हैं राजीव जेटली कि नई नौकरियां आप मिलने लगी हैं। आप सीएमआई का डेटा देखिए, 30 लाख सैंक्शन पोजीशंस, नई पोजीशन की तो मैं बात ही नहीं कर रही, 30 लाख सैंक्शन पोजीशंस हैं जो भरी नहीं गई हैं। तो ये मतलब कुछ काम तो सरकार कर ही नहीं रही है। मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं, सीएमआई से भी अच्छा आंकड़ा आपको दे देता हूं। केंद्र सरकार ने खुद सदन के पटल पर माना है कि 8,72,00,000 केंद्र सरकार में नौकरियां रिक्त हैं, पद खाली हैं, और कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों का लगा लें तो 60,65,000 पद खाली हैं। 60,65,000 एग्जैक्टली। तो मतलब किसी भी आप कोई भी एरिया ले लीजिए, अभी आपके चैनल पे बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो आपको वो इस बात को और अच्छे से समझा सकते हैं कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई हैं। तो जो चीजें छोटा किसान या गरीब आदमी खरीदता है उस पे तो टैक्सेस हाई हैं, और जो अमीर लोगों के टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो सब इतने लो हैं। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ये आशंका खुद शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा है। शक्तिकांत दास कह रहे हैं, छोड़िए बाकी लोगों को। बिल्कुल। तो मतलब आप ये जो घुट्टी आप कब तक पिलाएंगे देश को कि टैक्स देते जाइए, आप हाई जीएसटी देते जाइए, उससे देश का विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है आप ये मुझे बताइए। आप एक गृहिणी से पूछ लीजिए, आप एक युवक से पूछ लीजिए, किसान से पूछ लीजिए, छोटे उद्योगपति से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, आप किसी का विकास नहीं हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो रहा है, या जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उससे वो जो एक नया मोदी जी का महल बन रहा है वो बन रहा है। उसके अलावा तो कोई विकास नजर आ नहीं रहा है। विजय सरदाना, जो ये विकास की बात है, और मैं वो सड़क पर फिर से आना चाहूंगा। सड़क पर उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई हम सड़क बना रहे हैं, और मैंने कहा कि हम वन टाइम रोड टैक्स देते हैं कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, फिर हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल डीजल पर ये एक्साइज भी हम भरते रहे हैं, और जो ये सड़कें भी बन रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनमें से ज्यादातर सड़कें तो वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएंगी। पैसा हमारा लगे सड़क बनाने में, ट्रांसफर हो जाएंगी वो निजी कारोबारियों को। ये भी हो रहा है ना? देखिए ऐसा है संदीप जी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बैक टू गवर्नमेंट है, बैक टू प्राइवेट नहीं है। हाँ, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात यह है कि देखिए सड़कें बन रही हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई डिनाई नहीं है कि इस समय देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, रही बात दूसरी की साहब, टोल टैक्स बिल्कुल यूजर मस्ट पे, ये प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, नहीं तो आप मेंटेनेंस नहीं कर पाओ। हाँ। आप सड़क बनाओगे, 1 साल बाद टूट जाएंगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अगर आप अच्छी सड़कों की उम्मीद तो रोड करते हैं टैक्स क्यों देता हूं मैं नई गाड़ी खरीदूं तो? देखिए रोड टैक्स आप देते हैं, आप उसको ये समझ सकते हैं कि वन टाइम कैपिटल है, बाकी मेंटेनेंस का पैसा कहां से निकलेगा? अच्छा, और फिर आप भी घर आज खरीदते हैं, आज आप घर खरीदते हैं, आज आप सोसाइटी में घर खरीदते हैं तो पैसा भी देते हैं, फिर उसका हर महीने मेंटेनेंस भी देते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, हम लोग आज तक क्या था कि हम लोगों को आदत नहीं थी मेंटेनेंस कॉस्ट देने की सोसाइटी में, हम कहते थे सरकार का नहीं, ये तो थोड़ी मेरे को ये अर्थ नीति समझाइए कि नहीं फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी तो पैसे भी देने होंगे। बिल्कुल सही तर्क है आपका विजय सरदाना। फिर ये सरकार
और सरकारें, विपक्षी भी जहां पर राज्य सरकारों में हैं, जी हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया, उज्ज्वला में मुफ्त ये दे दिया। फिर एक तरफ तो हमसे पैसे ले रहे हैं, एक तरफ से जन कल्याण के नाम पर गरीबों के मसीहा बनने की भी राजनीति होती है। ये अर्थ नीति समझाइए मुझे थोड़ा। देखिए, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, आप पत्रकार हैं, आप अज्ञानता की प्रदर्शन ना करें। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहूंगा, नहीं तो फिर वो वन साइडेड नैरेटिव हो गया ना, एक ही तरफ हो गया। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक सेकंड सर, मैंने थोड़ा वक्त की कमी है। आलोक शर्मा, फिर मतलब आम आदमी से कह दो जी आपका भला कर रहे हैं तो पैसे दे दो, दे देंगे जी, साथ में जी वोट चाहिए तो आपको ये मुफ्त दे रहे हैं। ये दोनों चीज कदम ताल करती हैं, ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है क्या? देखिए संदीप भाई, सरकार का काम है कि गरीब आदमी भी उस हाईवे पर चल सके। अगर पैसे देकर ही चलना है तो फिर तो अमीर आदमी चलेगा ना। सबसे बड़ा तर्क तो सोशल वेलफेयर स्टेट का जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका उल्लंघन है। दूसरी चीज मैं 2 आंकड़े देना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। दिल्ली से हरिद्वार में बैठा हूं इस समय, 1 टोल होता था 2014 में, आज 4 टोल हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट NHAI की वेबसाइट पे आप टेंडर्स में चले जाइए, 2013 के टेंडर और 2020 के टेंडर, 3 गुना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। 1100 करोड़ से लेकर पर किलोमीटर लगभग 3300 पे 3 गुना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है उसके अंदर? आप केवल और केवल जनता को बरगला रहे हैं। CMI के आंकड़े हैं कि अगस्त में 50 लाख लोगों की बेरोजगारी हो गई है, जो लोग रोजगार पर थे। नया रोजगार तो छोड़ दीजिए, विकास है तो वो विकास कहां है? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, रुपए की वैल्यू गिर रही है, महंगाई गिर रही है, किसान आंदोलन कर रहा है। तो ये विकास किसका हो रहा है? हम 2 और हमारे 2 का विकास हो रहा है। बैंक डूबने के कगार पर हैं, 4 साल पहले उनको मर्ज करके बचाया गया था, अब फिर दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार केवल और केवल टैक्स पर जिंदा है, क्योंकि बाकी सारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो बलि का बकरा हम बन रहे हैं शरद कोहली, घूम फिर कर बात यही आ गई ना। संदीप, आलोक जी बता रहे थे कि हरिद्वार में है, मैं अभी हरिद्वार होके आया पिछले हफ्ते। 8 घंटे जिस हरिद्वार पहुंचने में लगते थे, मेरे को 3.5 घंटे लगे। तो सड़कें बनी हैं, इस बात से आलोक जी भी तसल्ली से गए होंगे। परंतु जो असली बात यह है कि ये जो गिव एंड टेक है, जिसको हम निरंतर डिस्कस करते रहते हैं, मुझे याद है आपके शो में मैं पिछली बार आया था पिछले हफ्ते, तब भी यही बात हुई थी। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जरूरत है कि आम आदमी के जेब में या उसको सुविधा के रूप में क्या क्या आया है। गरीब कल्याण से लेके, उज्ज्वला से लेके, जनधन से लेके सारी योजनाओं का हम एक आकलन कर लें और क्या उसके बदले में उसने कॉस्ट पे करी है। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस समय बहुत उज्ज्वला योजना 8 करोड़ सिलेंडर जो दिए गए, उनमें से 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर भरवाए ही नहीं गए। क्योंकि 1000 रुपए के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है। वो एक सिलेंडर और सब्सिडी हल्के से हटा दी गई। तो पिछले साल जून में मैं कह रहा हूं, मैं राजीव वापस मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि राजीव को मैं उनकी सरकार को यह सलाह दूंगा कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप अलग अलग वर्ग सोसाइटी के जो है, आप गरीब का करिए, लोअर मिडिल क्लास का करिए, मिडिल क्लास का करिए, अपर मिडिल क्लास का करिए और अमीरों का करिए कि उनको क्या खोया क्या पाया। इसका आप नाम रख सकते हैं स्कीम का संदीप, क्या खोया क्या पाया, क्या गया जेब से। जेटली देखिए, ये रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। पेट्रोल डीजल अंबानी भी खरीदेगा और एक बिल्कुल गरीब आदमी खरीदे पेट्रोल या डीजल, दोनों के लिए कीमत सेम पड़ती है। तो मार किस पर ज्यादा पड़ी, यह सोचने का वक्त आ गया है। क्या 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह से, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि जनता के पास, किसी भी जो गरीब जनता उसके पास कोई भी महंगी चीज जाए, अतिरिक्त बोझ उसके ऊपर पड़े। कोई भी सरकार नहीं चाहती है, हम भी नहीं चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, हम ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, हम ईमानदारी से जनता की जेब में पैसा भी डाल रहे हैं। हम गरीब, महिला, दलितों का ईमानदारी से हमसे पैसा भी ले रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम ईमानदारी से पैसा डाल रहे हैं। अभी तक हमारी जो सरकार रही है, लगभग 7 साल की सरकार में एक भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा है। नहीं तो कोई भी सरकार आपने देखा आती थी, हमारे सरकार में 3 या 4 महीने के बाद से हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा ही शुरू हो जाती थी। मतलब चर्चा इसलिए हम होती थी क्योंकि वो क्या करते थी, दाम कम करने होंगे ना, सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओपेक ने एक अपना स्टेटमेंट दी है, उसके मद्देनजर हमें हर तरीके से सोचना होगा। अब तो सोचना होगा। जो ओपेक की पॉलिसी है वो साफ दिख रहा है और जानकार कह रहे हैं क्रूड प्राइसेस जो हैं वो और बढ़ेंगे। तो क्या हम तैयार रहें ये शतकीय पारी
जो पेट्रोल डीजल निभा रहा है ये और बढ़ेगी और हमारी जेब पर भार और पड़ने वाला है। तो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।